नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां कुछ अहम फैसलों ने भारत की तकदीर बदल दी। हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं जो हमें ब्रिटिश भारत के गवर्नरों और वायसरायों के दौर में ले जाएंगे। पर हम इसे एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। आज हमारी पड़ताल का एक बड़ा सवाल है, क्या इन प्रशासकों की नीतियां भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश थी या फिर उसे गुलाम बनाए रखने का एक बेहतर तरीका? हर फैसले को हम इसी तराजू पर तौलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो आई तो व्यापार करने थी पर जल्दी ही शासक बन बैठी, और यहीं पर वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। कहा जाता है कि उनके आने से कंपनी का किरदार ही बदल गया। किरदार ही नहीं, कंपनी की पूरी बनावट बदल गई। हेस्टिंग्स के आने से पहले बंगाल में एक अजीब सी व्यवस्था थी जिसे दोहरी शासन प्रणाली या ड्यूअल गवर्नमेंट कहते थे। अच्छा, ये क्या थी दोहरी शासन प्रणाली? आसान भाषा में कहें तो कंपनी पैसा तो वसूलती थी, यानी दीवानी उसके पास थी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी नवाब की थी। मतलब तिजोरी कंपनी की और सिरदर्द नवाब का। ठीक यही। हेस्टिंग्स ने आते ही इसे खत्म कर दिया और प्रशासन का पूरा नियंत्रण सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। यानी पहली बार कंपनी ने खुलकर कहा कि अब हम सिर्फ व्यापारी नहीं, हम ही सरकार हैं। बिल्कुल। और इसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं था? नहीं, ये सत्ता के केंद्रीकरण की शुरुआत थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई। ये सिर्फ कुछ विद्वानों का शौक नहीं था, ये भारत के इतिहास, समाज और कानूनों को समझने की एक सोची समझी कोशिश थी ताकि उस पर बेहतर तरीके से राज किया जा सके। मतलब एक तरफ प्रशासनिक पकड़ मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ जिस देश पर राज करना है उसे समझने की कवायद भी चल रही थी। तो हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका नाम आते ही सिविल सर्विसेज और स्थायी बंदोबस्त याद आता है। ये स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट क्या था और इसका असर क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद आर्थिक फैसलों में से एक था। अच्छा। इसका मकसद था कंपनी के लिए एक स्थायी आमदनी सुनिश्चित करना। इसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें एक तय रकम लगान के तौर पर सरकार को देनी होती थी। कागज पर तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में किसानों पर इसका क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। इसने जमीन के साथ किसानों के सदियों पुराने रिश्ते को ही तोड़ दिया। अब किसान पूरी तरह से जमींदार की दया पर निर्भर हो गया, जो लगान वसूलने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता था। लेकिन इसका कोई और भी मकसद था क्या? राजनीतिक मकसद? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों ने जमींदारों के रूप में एक ऐसा वफादार और अमीर वर्ग तैयार कर लिया जिसके हित सीधे सीधे ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। अच्छा। ये वो वर्ग था जो भविष्य में किसी भी विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देता। तो ये सिर्फ एक राजस्व नीति नहीं थी, ये एक सामाजिक और राजनीतिक इंजीनियरिंग भी थी। तो एक तरफ कॉर्नवालिस एक सिस्टम बना रहे थे, वहीं लॉर्ड वेलेस्ली जैसे लोग साम्राज्य को फैलाने में लगे थे। हाँ, उनकी सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस, सुनने में तो बड़ी रक्षात्मक लगती है। हाँ, नाम बहुत आकर्षक है, सहायक संधि। पर असल में ये एक ऐसा मीठा जहर था जिसने कई भारतीय रियासतों की आजादी छीन ली। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका पड़ोसी आपकी सुरक्षा के लिए आपके ही घर के आंगन में अपनी पुलिस चौकी बना ले और उसका सारा खर्चा भी आपसे ही वसूले। कहने को तो घर आपका है, पर अब आप कोई भी फैसला बिना उससे पूछे नहीं ले सकते। वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। बिल्कुल यही करती थी। अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते थे कि हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, बदले में आपको अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उसका पूरा खर्च उठाना होगा, और आप किसी दूसरे राज्य से बात भी हमारी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। और अगर राजा खर्च नहीं दे पाता तो उसके राज्य का एक टुकड़ा कंपनी हड़प लेती थी। हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक था और धीरे धीरे कई रियासतें इस जाल में फंस गईं। और इसी विस्तार की नीति को शायद लॉर्ड डलहौजी अपने चरम पर ले गए। हाँ। अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ। हाँ, डलहौजी का दौर विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ उनकी व्यपगत का सिद्धांत जैसी आक्रामक नीतियां थीं, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना जैविक पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी, सतारा, नागपुर। हाँ, कई रियासतें इसी का शिकार हुईं। ये एक तरह से रियासतों को हड़पने का कानूनी बहाना था।
कि ये दौर विरोधाभासों से भरा था, वो दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू था आधुनिकीकरण का। 1853 में भारत की पहली रेल बॉम्बे से ठाणे तक चली, टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गईं, डाक व्यवस्था को सुधारा गया। शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच भी इसी समय आया। सही कहा। पर यहाँ फिर वही सवाल उठता है, ये विकास किसके लिए था? रेलवे का मुख्य उद्देश्य सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और बंदरगाहों तक कच्चा माल लाना था। और टेलीग्राफ का मकसद शायद विद्रोह की खबरों को जल्दी रोकना था। बिल्कुल। तो विकास हो रहा था, लेकिन उसकी डोर पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ही खींची जा रही थी। और शायद यही नीतियां 1857 के विद्रोह का बड़ा कारण बनी। विद्रोह के बाद तो सब कुछ बदल गया। भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। हाँ, और गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। तो 1857 एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, एक बड़ा ब्रेक था। पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग का पहला काम ही लोगों का भरोसा जीतना था। उन्होंने डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत वाली नीति को खत्म कर दिया और रियासतों को भरोसा दिलाया कि अब उनके राज्य को नहीं हड़पा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों का रवैया अब ज्यादा सतर्क हो गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत से राज नहीं चल सकता। पर यह भरोसा ज्यादा दिन चला नहीं। लॉर्ड लिटन का दौर आया, जो अपनी दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की नीतियों में एक पैटर्न था, कभी नरमी कभी गर्मी। आपने सही पकड़ा। लिटन का दौर गर्मी का था। 1878 में उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों का गला घोटने वाला कानून था। मतलब अगर कोई अखबार सरकार की आलोचना करता तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस तक जब्त हो सकती थी। उसी साल आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना लगभग नामुमकिन बना दिया। ये नीतियां नस्लीय भेदभाव का खुला प्रदर्शन थी। लिटन की इन दमनकारी नीतियों का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है भारत में गुस्सा और बढ़ गया होगा। गुस्सा इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को भी एहसास हुआ कि अब डंडे से काम नहीं चलेगा। शायद इसी दबाव में लंदन ने एक ऐसे वाइसराय को भेजा जिसकी सोच बिल्कुल अलग थी, लॉर्ड रिपन। अच्छा। रिपन ने आते ही सबसे पहले लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में थोड़ी भागीदारी देने की कोशिश की। लेकिन रिपन के समय का इल्बर्ट बिल विवाद भी बहुत मशहूर है। वो क्या था? इल्बर्ट बिल एक छोटा सा प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकेंगे। ये तो समानता की दिशा में एक कदम था। बिल्कुल, लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि बराबरी और न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और शायद इसी निराशा और गुस्से का नतीजा था कि लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सही, ठीक यही नतीजा था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम एक ऐसी संस्था की स्थापना में मदद कर रहा है जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को ही उखाड़ फेंकेगी। उस समय अंग्रेजों ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा था। सेफ्टी वॉल्व मतलब? उन्हें लगा कि एक संगठित मंच होगा तो भारतीयों का गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल जाएगा और 1857 जैसा कोई दूसरा विद्रोह नहीं होगा। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। हाँ, यही सेफ्टी वॉल्व आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा इंजन बना। अब 20वीं सदी की शुरुआत होती है लॉर्ड कर्जन से। उन्हें बहुत कुशल लेकिन उतने ही अलोकप्रिय वायसरॉय के रूप में याद किया जाता है। कर्जन साम्राज्यवादी सोच के प्रतीक थे। वो प्रशासन में कुशलता चाहते थे, लेकिन हर फैसले के पीछे मकसद ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था। उन्होंने पुलिस और शिक्षा में सुधार किए, प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए कानून बनाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा और विनाशकारी फैसला था 1905 में बंगाल का विभाजन। और सरकारी तर्क दिया गया कि प्रशासन के लिए बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। हाँ, तर्क यही था, लेकिन असली मकसद था बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद के केंद्र को हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर तोड़ना। यानी फूट डालो राज करो की नीति का खुला इस्तेमाल। बिल्कुल, और इस नीति को संस्थागत रूप दिया लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, जिनके समय 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आए।
इन सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे। हाँ, और इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का वो बीज बो दिया जिसका नतीजा अंत में देश के बंटवारे के रूप में सामने आया। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। हाँ, लेकिन तब तक माहौल बहुत बदल चुका था। लड़ाई अब एक निर्णायक दौर में पहुंच रही थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट आया, एक काला कानून। हाँ, एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इसी के विरोध में जब लोग शांति से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं। 13 अप्रैल 1919 ये एक ऐसी तारीख है जो आज भी सिहरन पैदा कर देती है। और इसे एक घटना ने ब्रिटिश राज के नैतिक दावों की पोल खोल दी। बिल्कुल, और गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश को असहयोग आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया। और इसके बाद तो स्वतंत्रता संग्राम की गति बहुत तेज हो गई। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया जिसका विरोध हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। ये सब आजादी की तरफ बढ़ते बड़े कदम थे। हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो ये थी भारत के गवर्नरों और वाइसरायों की कहानी। जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो वो सवाल फिर से सामने आता है जो हमने शुरू में उठाया था। ये नीतियां विकास के लिए थीं या नियंत्रण के लिए? इन नीतियों को देखने पर यही समझ आता है कि विकास और नियंत्रण के बीच की रेखा बहुत पतली थी और अक्सर विकास नियंत्रण का ही एक औजार था। जो भी सुधार या आधुनिकीकरण हुआ उसका पहला मकसद साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। और अगर उससे भारतीयों को कोई फायदा हुआ तो वो महज एक बाय प्रोडक्ट था। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि उस दौर में बनी प्रशासनिक मशीनरी, वो कानून और समाज में पैदा की गई दरारें क्या आज भी किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रही हैं?